सबसे बड़ा चैलेंज यही है, तुम तो गधे हो। अरे ये सोच के ही बड़े हुए कि हम निकम्मे हैं। तो आप समझ रहे हैं, तुम तो गधे हो, तुम तो हो ही गधे, तुमसे कुछ होगा ही नहीं। ये बच्चा कैसे यकीन कर ले कि ये दुनिया बदल देगा। इस बच्चे को तो ये समझ में आ गया कि भाई मैं और मेरे साथ के सारे लोग अब गधे। फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में गया तो मेरे वालिद ने यूँ करके मुझे चाबियाँ पकड़ाई फैक्ट्री की और बोला मैं जा रहा हूँ छुट्टी पे। मैंने कहा छुट्टी पे जा रहा हूँ मतलब? कहने तुम चलाओगे? मैंने कहा मैं कैसे चला दूँगा? कहने बेटा तुम्हारी फैक्ट्री है, या तो तुम चलाओगे या तुम डुबाओगे, जो भी है तुम्हारा, इट्स ओके। क्या हो गया, मैं तो छुट्टी मनाने आया था। ये प्रॉब्लम है आपकी। अगर आपने प्रॉब्लम पे फोकस करना शुरू किया ना तो आप जहाँ देखेंगे आपको प्रॉब्लम ही दिखेगी। दिस इज़ रॉन्ग। आप कहते हैं ये प्रॉब्लम है, मुझे पता है, नहीं डिस्कस करते प्रॉब्लम, सोल्यूशन बताओ। तो प्रॉब्लम के इर्द गिर्द आपको सोल्यूशंस मिलना शुरू होते हैं। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जी हमें जितना आता है वो एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। किसी भी इंसान की रेसिपी है डिजास्टर कि मुझे सब आता है, पर ये भाई फंसने वाला है। यस, बहुत सारे अक्लेकुल मिलते हैं आज भी, लेकिन जो एक्चुअली सक्सेसफुल हैं वो सीखना भी चाहते हैं। आजकल लोग मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें फील होता है कि शायद उनकी लाइफ एक जगह रुक सी गई है। और प्रॉब्लम शायद एफर्ट का नहीं, प्रॉब्लम है डायरेक्शन का। लेकिन असल सवाल यह है कि अगर डायरेक्शन गलत है तो हम उसे पहचानेंगे कैसे, और बिना सब कुछ लूज़ किए हम अपनी डायरेक्शन को ठीक कैसे कर सकते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमने इन्वाइट किया है डॉक्टर यासिर रकीब, एक करियर डेवलपमेंट और लाइफ कोच, जिनका सफ़र मीडिया, एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट हुआ। इस एपिसोड में हम बात करेंगे करियर क्लैरिटी, माइंडसेट शिफ्ट और उन प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में जो आपको एक स्टैग्नेंट पोजीशन से निकालकर आगे लेके जाते हैं। क्योंकि आखिर में सिर्फ मेहनत नहीं, सही डायरेक्शन जीतती है। अच्छा यासिर भाई, हमारी सोसाइटी में यूजुअली हमारा करियर जो है वो चूज़ किया जाता है ईदर फ्रॉम आवर पेरेंट्स और फ्रॉम आवर रिलेटिव्स, या इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय एनी ऑफ आवर कज़न और सिस्टर। आप ऐसी सोसाइटी में, आपके जहन में कहाँ से आया कि यार आप करियर गाइडेंस पे काम करेंगे? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने so much इतना for coming. मोहब्बत से बुलाया भी और ये अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं कि कुछ जो भी तजर्बा है उसको शेयर कर सकें और जो लर्निंग्स हैं। आप बहुत ही हम्बल होकर बात कर रहे हैं। नहीं, कुछ जो आता है प्लेजर इज ऑल आवर्स कि आप आए हमारे शो पे। थैंक यू। टू आंसर योर क्वेश्चन, देखिए मैं उस जनरेशन से हूँ जहाँ पे हमें बताया जाता था और 3-4 ही पेशे थे, डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर और पायलट या चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप, कोई एमबीए कर लेंगे आप। अच्छा, हमारी तरफ सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही था। अच्छा, वहाँ तो यही था, समझ रहे? तो ये 3-4 ही पेशे थे भाई, और इन्हीं में से चूज कर लें। अगर खुदा ना खास्ता आपने कहा कि जी मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, तो लोग तकरीबन आपसे आके ताज़ियत करते थे कि बेटा क्या ऐसा पागलपन सूझा जो आप आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं, ऐसा ही है, आप भूख से मर जाएंगे। तो मैं उनसे पूछता था कि क्या गुलजी भूख से मरे, क्या सादकैन के पास पैसे नहीं थे, क्या जमील नक्श गरीब आदमी थे? ऐसा नहीं था ना। लेकिन ये एग्जांपल्स बहुत कम थी वैसे। ये असल में लोग भी कम थे ना। हाँ, ये बात भी है ना। सो अगेन वी हैव टू कंसिडर वन थिंग, क्योंकि हम उस जनरेशन से जहाँ पे डिक्टेट किया जाता था कि आपने ये करना है और हम उसको खामोशी से कर लेते थे। तो मैंने जब एमबीबीएस किया और हाउस जॉब के दौरान मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं तो हॉस्पिटल में बिलोंग ही नहीं करता। मैं एक खुश रहने वाला इंसान हूँ जिसको ना जोक्स भी क्रैक करने, मज़े भी करने, बातें भी करनी है, इन्जॉय भी करना है अपने दिन को। और मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में आ गया हूँ जहाँ पे हर आदमी हर वक्त सीरियस और परेशान है। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात क्लियर करूँ, सारे डॉक्टर्स ड्राई नहीं होते। नहीं, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बहुत सारे डॉक्टर, मतलब जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो एंजॉय करते हैं, बट मैं उस एनवायरनमेंट को सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा जहाँ पे अमवात भी हो रही हैं, लोग परेशानी में भी आ रहे हैं। तो मैं उस ह्यूमन मिजरी को बर्दाश्त करने की जो मेरी कह ले थ्रेशोल्ड है वो बहुत कम था। सही। अभी भी अगर मैं हॉस्पिटल कभी जाता हूँ किसी को लेके या किसी को विजिट करने, तो मेरी पर्सनल कोशिश ये होती है कि मैं जल्दी निकलूँ, बिकॉज दिस इज नॉट द इन्वायरमेंट आई एम सूटेड फॉर। एग्जैक्टली। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मेरी बेगम डॉक्टर है प्रैक्टिसिंग, मेरा छोटा भाई सर्जन है प्रैक्टिसिंग, इंजॉय करते हैं अपने काम को। तो ये सो अगेन कमिंग बैक, पता ये चला कि जी मैं तो एक दिन सुबह उठ के मैंने फैसला किया मैं ये काम नहीं करूँगा। तो फिर तो बड़ा खानदान में तो अजीब हो गया। मेरे वालदैन से मेरे रिश्तेदारों ने, मैं सामने बैठा हूँ आपको बताऊँ, और वो आके, वो हर खानदान में एक बेबी बाजी होती है ना, हमारे खानदान में मेरी वालदा है। अच्छा। तो वो आके मेरे रिश्तेदार कह रहे हैं बेबी हमने तो तुम्हें और भाई को बहुत मेहनत करते हुए देखा,
बस बच्चों का क्या पता बेबी, बस क्या बताएं, सारी मेहनत ज़ाया कर दी। तो मैंने कहा भाई मैं यहीं बैठा हूँ, आप मुझे भी तो मुखातिब करके बोल सकते हैं ना कि बेटा तुमने ये क्या किया, क्यों किया। देन एट दैट टाइम 22 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। सो आई गॉट इनटू मीडिया, और मैं कुछ इस तरह के काम कर रहा था जो ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन दोनों थे। 6-8 महीने के बाद ना कुछ अल्लाह ने कुछ पैसे भी दिलवा दिए इसी इंडस्ट्री में, मीडिया में। और जैसे ही कुछ थोड़े से पैसे आए तो लड़के की पहली ख्वाहिश क्या होती है कि एक अच्छी सी गाड़ी ले गाड़ी लेता हूँ ले यार ले। मैं। तो हमने एक ब्रांड न्यू सिविक निकाल ली। तो जैसे ही हम ओहो। सिविक में बैठे जाके, और 22 साल का था मैं, तो अच्छा। 22 साल के लड़के ने अपने पैसे से सिविक ले ली। तो अचानक से यही रिश्तेदार आए और उन्होंने कहा बेटा क्या डिसीजन लिया था? ये तुमने काम अच्छा किया है। तो वो जो मेरे वालिदैन से तकरीबन मेरी मौत की ताज़ियत करने आए थे, उन्होंने मुबारकबादियाँ पेश की कि देखो तुमने मेहनत बहुत की बेबी, जबरदस्त। लड़का ठीक निकला। अच्छा, खौफ ये था कि क्या ये पार्टीज़ की वजह से या ये किसी मीडिया का एक मखसूस एग्जैक्टली। इमेज है। अनफॉर्चुनेटली जो उसकी पीछे मेहनत होती है वो हम नहीं समझते। जैसे हम डॉक्टर्स की ना कामयाबियाँ देखते हैं कि फलाना डॉक्टर इतने पैसे कमा रहा है, आप भी डॉक्टर बन जाए। ऐसा ही है। उसकी मेहनत क्या है, उसका पाथवे क्या है, या उसका एप्टीट्यूड क्या है, ये हम फैक्टर नहीं करते। एग्जैक्टली। सो देन आई स्टार्टेड टू थिंक कि यार ऐसा ये साइकिल कब टूटेगा, दिस साइकिल मस्ट ब्रेक। तो मैं एक ऐसे प्रोफेशन में घुसा जो कि मेरे पूरे ख़ानदान, क्या मेरे मोहल्ले में भी शायद किसी ने नहीं किया था। इवेंचुअली व्हाट आई रियलाइज्ड ओवर द इयर्स वाज कि यार देखें, ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर साइंटिफिकली इंक्लाइंड हूँ, मेरा जहन साइंस को ज़्यादा समझता है, तो आपका भी समझे। ऐसा ही है। मेरी बेटी है वो आर्टिस्ट है, नाइस। मेरा बेटा है वो मैथमेटिशियन है, जबर। उसको ना मैथ्स समझ में आती है, ग्रेट। वैसी समझ में जैसे मुझे मैथ्स नहीं समझ में आती वैसी। एग्जैक्टली। तो हर आदमी का अपना एप्टीट्यूड है ना। अपना एप्टीट्यूड है बिल्कुल। सो व्हाट वी रियलाइज्ड सेवरल इयर्स अगो, सना ने, मेरी बेगम ने ऑलरेडी कुछ कोर्सेज लेना शुरू कर दिए थे और कुछ पढ़ाई करना शुरू कर दी थी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, कोचिंग में। सो व्हाट इवेंचुअली हैपन वाज, मैंने ना बड़ा पॉजिटिव उसमें एक चेंज या एवोल्यूशन देखा। चेंज से मुराद ये है कि एक ग्रोथ देखी मैंने उसके अंदर कि यार ये तो बहुत अच्छी पॉजिटिव बात कर रही है। एंड मैं थोड़ा सा उस वक्त बिलीवर नहीं बना, ओके। बट आहिस्ता आहिस्ता मुझे इवेंचुअली उसने, वो था ना कि आप पतरा कतरा करते हैं तो पत्थर भी टूट जाता है, तो थोड़ा थोड़ा करके उसने मुझे ना हल्की हल्की सी कुछ टूल्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ चीज़ें बतानी शुरू की। मेरे डिस्कशंस में भी जो उसके कॉलीग्स थे वो कहते थे कि ये बोल वही रहा है, इसको बस उसका मतलब नहीं पता। ओके। सो व्हाट दे कन्विंस मी टू डू इज़ कि यार एक काम करें, आप अटेंड तो करें, ओके। एक सेशन अटेंड करें आप। अगर आपको नहीं समझ में आता कि यार ये दिस इज़ नॉट फॉर मी, तो कोई क्वेश्चंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, नो हार्ड फीलिंग्स, आप छोड़ दीजिएगा, नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अच्छा चलो मैं ट्राई करता हूँ। अजहर साहब, वो दिन है, एंड दिस इज़ बिन अबाउट 5-7 ईयर्स नाउ, और आज का दिन है। आई अंडरस्टैंड नाउ कि देखें कोचिंग में कैसे आए हम, और वाई डू आई बिलीव इन कोचिंग। जी जी। देखिए हम आमतौर से ना, जब आपको कोई मशवरा चाहिए होता है तो आमतौर से बच्चे कहाँ जाते हैं या लोग कहाँ जाते हैं? अपने पेरेंट्स के पास। अपने पेरेंट्स के पास, है ना। ऐसा ही। तो वो शादी का मशवरा हो तो पेरेंट्स, पेरेंट्स। ठीक हो गया। वो प्रोफेशन का मशवरा हो तो पेरेंट्स, वो फाइनेंशियल मशवरा हो, वो स्पिरिचुअल मसला हो, वो रिलीजियस मसला हो, वो पर्सनल मसला हो, वो इमोशनल मसला हो, तो ये पेरेंट्स को हमने किस मुश्किल में डाल दिया है, ज़रा एक सेकंड को मानिएगा। तो क्या मेडिकल मसला पेरेंट्स के पास क्यों नहीं लेके जाते कि अब्बू मेरा हाथ टूट गया, फ्रैक्चर, आप खुद अपनी आंखों से एक्सरे करें और प्लास्टर चढ़ाएं। अम्मी का अपेंडिक्स फट गया है, दादा ठीक करेंगे। हर काम के लिए आज की तारीख में एक स्पेशलाइज्ड इंसान मौजूद है। बिल्कुल। जब आपके पास हर काम के लिए एक स्पेशलाइज्ड इंसान मौजूद है तो भाई फिर आप उसके पास जा क्यों नहीं रहे? जब आप किसी के घर जाते हैं तो क्या घर से मिठाई बना के लेके जाते हैं? नहीं लेके जाते ना, आप मिठाई की दुकान पे जाते हैं। बिल्कुल। कि जी ये सही मिठाई देगा, अम्मी मिठाई नहीं बना रही। सो एवोल्यूशन ने हमें ये सिखाया है कि स्पेशलाइजेशन ज़रूरी है। बिल्कुल। तो अब्बू की स्पेशलाइजेशन हो सकता है कि जैसे मेरे वालिद हैं, मेरे वालिद की बैकग्राउंड है पैरासाइटोलॉजी में, एजुकेशनल, और प्रैक्टिस है बैंकिंग में, तो मैं बैंकिंग का पूरा मशवरा लूँगा डैड से। एग्जैक्टली। लेकिन अगर मुझे टैक्सेशन का क्वेश्चन मार्क आया तो मैं डैड से थोड़ी पूछूंगा, फिर एक टैक्स एक्सपर्ट होगा, तो मैं डैड से बोलूँगा आपका टैक्सेशन कौन फाइल करता है? बोलेंगे फलाना है, इससे मिल लो। अग्री? एग्रीड। सिमिलरली अगर मुझे मेडिकल इशू चाहिए तो मैं अपने वालिद के पास नहीं जाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास।
सो व्हाट वी फेल टू अंडरस्टैंड इज कि हर मसले का हल अगर आप अपने वालिदैन में ढूंढ रहे हैं तो आप उनके साथ और अपने साथ दोनों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। इसको मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि लोग जो हैं वो इस बात से पुट ऑफ हों कि जी वालिदैन की अथॉरिटी नहीं है। ऐसा ही। एज पेरेंट्स हमें ये समझना होगा कि मैं अपनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन इतनी पास ऑन कर सकता हूँ और इसके बाद की जो स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन है वो मैं एक प्रोफेशनल को हायर करके अपने बच्चे को दिलवाऊँ, बिल्कुल है ना। ऐसा ही। वरना आप बच्चों को खुद पढ़ा सकते थे लेकिन क्लास 9 के बाद जो है ना 90% पेरेंट्स के पर जल जाते हैं ऐसा ही। कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं भाई। तो फिर वो कोचिंग जाते हैं, कोचिंग ट्यूशन जाते हैं, tuition। फलानी जगह जाते हैं, कोई ऐसे ही। टीचर होता है उसका। तो क्यों अब्बू बीमार हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, है ना। सही उन्होंने बात भी है। मास्टर्स किया होगा लेकिन किसी और सब्जेक्ट में किया होगा। तो मेरा बेटा अब इंजीनियरिंग पढ़ने के मूड में है और मैं और सना जो है वो दोनों डॉक्टर्स हैं। सही। मैं उसको थोड़ी मैथ्स पढ़ा सकता हूँ, मैंने कैलकुलस पढ़ी नहीं। मैं उसको फिजिक्स वैसे ही नहीं पढ़ा सकता, इवन दो मैं स्टूडेंट हूँ फिजिक्स का आज भी, लेकिन मैं वो वाली फिजिक्स नहीं जानता जो आज वो पढ़ रहा है। अच्छा, मेरे इस सवाल का एक पार्ट था, मैं अभी बार बार मेरा जहन उसी तरफ जा रहा है कि हमारे जो करियर के डिसीजंस होते हैं वो यूजुअली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। आपका भी जो करियर, ये करियर गाइडेंस की तरफ आए आप, वो दैट वाज आल्सो एन इन्फ्लुएंस डिसीजन कि आपके दोस्त आपको इस तरफ लेके गए? नहीं, नहीं। यहाँ पे मेरा अपना पर्सनल वो था, Okay. एक्सपीरियंस था। बिकॉज मेरा जो इनिशियल करियर का डिसीजन था MBBS करने का या डॉक्टर बनने का, वो इन्फ्लुएंस था। और वो किस बात से इन्फ्लुएंस था कि जी डॉक्टर भूखा नहीं मरता, कुछ भी हो जाए, अगर घर के कमरे में भी उसने स्टेथ गर्दन में टांग लिया है तो वो मरीज देख के ऐसा ही। कमा सकता है। एंड दिस वाज कमिंग बिकॉज फ्रॉम माय फादर यूज्ड टू हैव अ जॉब एट अ बैंक, ओके। और वो बैंक कोलैप्स कर गया, ग्लोबल बैंक था, ओह, BCCI कोलैप्स कर गया था। BCCI। ओके। सो जब BCCI कोलैप्स किया तो लाखों बैंकर्स जो एस्टीम्ड बैंकर्स थे पाकिस्तानी, दे वर आउट ऑफ जॉब्स या इनसिक्योर हो गए वो। तो फिर वो क्या करते, तो उन्होंने ना ये डिसीजंस लिए अपने बच्चों के लिए टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी कि जी अगर डॉक्टर होता ना मैं आज, ओके। तो अपनी लाइफ के डिसीजन आपने लिए पिछली जनरेशन के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके। लेकिन ये पिछली जनरेशन थी ना सर, उनके हालात, वाकयात, इंफॉर्मेशन और सिचुएशन बिल्कुल फ़र्क थी। सो आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि जी कोई तो ऐसा होना चाहिए या कोई तो ऐसा मार्केट में गैप है जहाँ पे आप बोलें कि सर आप परेशान ना हो। जिस तरह से आप अपने बच्चे को ट्यूशन के लिए भिजवाते हैं, जिस तरह से आप खुद जाके किसी मेंटोर से बात करते हैं, यू नीड समवन टू गिव यू दैट काइंड ऑफ गाइडेंस कि जी अब मैंने अगले स्टेप में करना क्या है। बिल्कुल। और वो ज़रूरी नहीं है कि देखें हमने कितना बड़ा डिसीजन, कितना मुश्किल डिसीजन उस बच्चे के हाथ में दे दिया जिसको अभी खुद नहीं पता कि वो क्या बनने वाला है ज़िंदगी में एज अ ह्यूमन बीइंग। तो 16, 17, 18 साल के लड़के लड़की को आपने कहा अब बताओ पूरी ज़िंदगी अगली क्या करना है तुमने। उसको पता ही नहीं कि उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसको पता ही नहीं कि यार मैं इसको एंजॉय करूँगा नहीं करूँगा 15 साल के बाद, या उसको यही नहीं पता कि क्या ये मेरे लिए फील्ड भी ठीक है। हमने बेस किया इस बात पे कि क्योंकि अज़हर भाई जो है वो फलानी इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल क्योंकि अज़हर भाई डॉक्टर हैं और इन्होंने ठीक पैसे कमाए, बेटा लाइन में लगो आप भी डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि डॉक्टर अच्छे बड़े ठीक पैसे कमाता है। ये एक मिसाल ले ली हमने। अज़हर भाई जैसे 2000 डॉक्टर और हैं जो स्ट्रगल कर रहे होंगे शायद, जो नहीं वैसे पैसे कमा रहे होंगे। सो देयर हैज़ टू बी अ प्रोफेशनली इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल जो कि आपको सही सवाल पूछना सिखाएगा। सो व्हेन वी कम टू लाइफ कोचिंग वी डोंट टेल यू ये करें आप। ओके। हम कभी भी नहीं कहते कि जी मेरा मशवरा आपको ये है, नो। हम कहते हैं कि राइट क्वेश्चंस पूछना सीखें इन द राइट माइंडसेट। सो अगर आप सही माइंडसेट पहले डेवलप कर लेते हैं, उसके लिए टूल्स होते हैं, उसके लिए तरीक़े होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, फिर आप अपने आप से सही सवाल पूछते हैं, क्या ये शख्स मेरे लिए ठीक है, क्या ये प्रोफेशन मेरे लिए ठीक है। सो कमिंग टू रिलेशनशिप्स अगर हम पकड़ लेते हैं एक सेकंड के लिए, कि शुरू में तो दोस्ती बड़ी अच्छी होती है, फिर आपको ना रेड फ्लैग्स नज़र आने शुरू होते हैं। आप कहें यार ये आदत ज़रा मुझे चुभती है इस शख्स की। ऐसा ही है। फिर इवेंचुअली 10 साल के बाद आप कहते हैं मैं तो लानत भेजता हूँ इस आदमी पे, है ना। ऐसा ही है। बिकॉज आप ना ये बात अनफॉर्चुनेटली गेज नहीं कर पाए थे डे वन। और कहीं ना कहीं शायद आपको अपने बारे में भी रियलाइजेशन नहीं थी कि यार ये चीज़ मुझे थोड़े टाइम के लिए तो मैं बर्दाश्त हो रही है ना, लेकिन इन द लॉन्ग रन शायद मुझे ये समझ नहीं आएगी। क्या मैं इसका ट्रांसलेशन लूँ 10 साल के बाद का। सो देयर हैज़ टू बी अ प्रोफेशनल वे टू डू दिस। दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि जी दिस इज़ अ लार्ज एरिया जिसमें लोग अब आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबली तो इन्फॉर्म हो रहे हैं, बट पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता अब इस बात की अवेयरनेस पैदा हो रही है।
अच्छा, पाकिस्तान में है ओ यस सर, ओ वो यस, उसको अभी तक वो होते नहीं देते यार, हमें कौन बताएगा, हम तो जैसे अगर आप किसी बहुत सारे। एकम्प्लिश बंदे के पास जाएं, वो कहेगा यार ये हमें क्यों बताएगा, हम तो खुद इतने बड़े 30 मार खान हैं। अच्छा, मैं मज़े की बात बताऊँ आपको, इसमें जो है ना ये अजम्पशन बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन जो मेरी कहने प्रैक्टिस में या अंडरस्टैंडिंग में समझ में आया, तो जो अकॉम्प्लिश्ड है ना, उनके पास कोचेज़ हैं ओके 100%। आपको मैं बताऊँ कैसे कैसे कोचेज़ हैं, उनका नाम कोच नहीं होगा, लेकिन वो कैसे हैं, एडवाइज़र। एडवाइज़र होगा, मेंटोर होगा। ओके। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, हमारे और आपके पास एक मुश्तरका एडवाइज़र था हज पे, जी जी जी, मुफ्ती फैसल हयात मुफ्ती साहब, फैसल है यार। हैं, बड़े फेवरेट लोगों में से जी हैं जी मेरे जी वो, जी, एग्जैक्टली, हमारे भी। है ना, कि मुफ्ती साहब हमारे मुफ्ती साहब हैं, हमने ना ऐसे ही, ओनरशिप ले ली उनकी कि ऐसे जैसे ही वो है, हमारे हैं। और ये बिल्कुल बात ऐसे ही सही है, है, क्योंकि उन्होंने हमें ये इंप्रेशन और एग्जैक्टली, ये रिश्ता भी दिया, मोहब्बत दी बिल्कुल उन्होंने। बिल्कुल। सो हमें ये हम में से कोई नहीं कह रहा था, और हमारे साथ बहुत सारे सीनियर लोग भी थे जो शायद मेरे और आपके वालिद की एज के थे, बिल्कुल और मुफ्ती साहब हमसे छोटे, ऐसा ही है। मुफ्ती साहब इज 35-36, हाँ माशाल्लाह, है ना, यंग मैन, वेरी यंग, यंग मतलब कहने को अगर कहा जाए तो वो एक यंग लड़का ऐसा ही है, है ऐसा ना, ही है, लेकिन बिल्कुल। उस यंग लड़के ने हम सबको बताया, क्योंकि हमने इस बात को मान लिया कि यार मुफ्ती साहब को हमसे बेहतर पता है, और ये बात सच है। ट्रू। सो इसी चीज़ को, इसी लर्निंग को हम रेप्लिकेट क्यों नहीं कर लेते ज़िंदगी के हर पहलू में, कि यार अगर तो फॉर एग्जांपल आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं, तो कोई ना कोई आईटी में आपसे बेहतर काम कर रहा है, ऑब्वियसली, और सही आप बात है। उसके साथ रहेंगे तो आप ज़्यादा सीख जाएंगे। तो वो कहते हैं ना कि इफ़ यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल 5 दैट पीपल, यू सराउंड योर सेल्फ विद। एक्स, तो अगर आप 5 कैमरामैन के साथ घूमना शुरू कर देंगे ना सुबह शाम, तो आप छठे कैमरामैन होंगे, ऐसे बन ही जाएंगे आप। अगर आप 5 पॉजिटिव लोगों के साथ घूमेंगे तो आप भी पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव अगर हो आप 5 बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ घूमेंगे तो आप छठे हो जाएंगे। ये एक नॉर्मली स्टेटिस्टिकली प्रूवन बात है। प्रूवन बात है, बिल्कुल। इस बात को आप वापस घुमा के ले आए कि सक्सेसफुल लोग होशियार होते हैं, इसलिए होशियार होते हैं कि उनको ये पता होता है कि मुझे ये नहीं पता। नाइस, तो इलॉन मस्क खुद रॉकेट नहीं बनाता सर, ऐसा ही है, उसने साइंटिस्ट टीम, जमा किए, ऐसे ही है, टीम बनाई अपनी। उसने टीम बनाई जो उससे ज़्यादा जानते हैं रॉकेट बनाने के बारे में, उसने फिर एक और टीम बनाई जो गाड़ी बनाना जानते हैं उससे बेहतर, ऐसा ही है, और वो खुद इंजीनियर खुद तो नहीं, इंजीनियर वो तो नहीं है। फिजिक्स पढ़ा हुआ हाँ, है ना, ऐसा ही, बेसिक फिजिक्स उसको आती होगी, लेकिन उसके बाद जो रॉकेट प्रोपल्शन, बैलिस्टिक्स, फलाना, एरोडायनामिक्स है, उसके एक्सपर्ट्स है ना। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जी हमें जितना आता है वो एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन है किसी भी इंसान को। नाइस, अक्ल कुल रेसिपी है डिजास्टर की, कि मुझे सब आता है, अरे ये भाई फंसने वाला है, ये गड़ा खोद लेगा अपने लिए, ये है मसला। सो अगेन कमिंग बैक, यस बहुत सारे अक्ले कुल मिलते हैं आज भी, लेकिन जो एक्चुअली सक्सेसफुल हैं उस पर आप देखेंगे कि वो सीखना भी चाहता है। वो 80 साल का आदमी भी होगा, 85 साल का आदमी भी होगा, बोलेगा अच्छा चलो मुझे कुछ सिखाओ, इस जनरेशन को कैसे थॉट प्रोसेस मिला है ये सिखा दो, टेक्नोलॉजी क्या हो रही है ये सिखा दो, फेसबुक नहीं आ रहा उसको मिसाल है, एग्जैक्ट, तो वो सीखना ज़रूरी है सर। ट्रू। तो ये जो आपने करियर चूज़ किया, करियर गाइडेंस और करियर कोच, ये कहीं हम यूनिवर्सिटी में तो ये जैसे होता है ना, एमबीए किया तो आपने जाके कुछ एक सेट आपने बुक्स क्या पढ़ा और आप यू बिकम एमबीए, सेम गोज विद डॉक्टर, Yes. एनी अदर प्रोफेशन। तो ये करियर गाइडेंस के लिए आपने कोई बुक्स पढ़ी, कोई फिलोसफीज पढ़ी, मतलब आपने अपना ये बिलीफ को शेप अप कैसे किया? ओके, सो लोकल और इंटरनेशनली अवेलेबल बॉडीज़ हैं जो आपको सर्टिफिकेशंस कराती हैं, और उनके पास जैसे फॉर एग्जांपल, सो वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स दैट आई रिप्रेजेंट इज द रबाब सैयद इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी, RSIN, आरसिन कहते हैं हम प्यार से। आर्सन, सो फॉर एग्जांपल आरसिन में हम कोर्सेज कराते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी और न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पर, ओके, जिसमें आपको बेसिक्स पता चलते हैं, और थोड़ा सा एडवांस मॉड्यूल भी है, और फिर मजीद मास्टर्स मॉड्यूल भी है, ओके। और ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन बॉडी से सर्टिफिकेशन होती है। अब आप पढ़ा भी रहे हैं मतलब? अब हमारे इंस्टीट्यूट पढ़ाती है, तो हम जो है ना वो कोचेज़ बनाते हैं, ज़बरदस्त, और कोचेज़ ज़रूरी नहीं कि वो प्रोफेशनली कोचेज़ ही बनना चाहें, वो हो सकता है अपनी बेहतरी के लिए, अपनी लाइफ की बेहतरी के लिए करें। ओके, सो मेरे ही पर्सनल जो, अगर आप जर्नी की आर्च अगर देखेंगे, तो मेरे पास एक कंपनी थी और हम उसमें काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे और अच्छा ग्रो कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये जैसे ही हुआ तो ऑल ऑफ अ सडन मेरी ना एक के बजाय या दो के बजाय 6 इनकम स्ट्रीम्स हो गई, नाइस, बिकॉज आई बिकेम अवेयर कि ये मेरा माइंडसेट जो है वो मुझे सर्व कैसे करेगा, और मैं अपने आप को सही वायर और प्रोग्राम कैसे कर लूँ। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जी जी, फ़र्क क्या है थॉट प्रोसेस का। देखिए सर, अच्छा माइंडसेट वर्सेस यूजलेस माइंडसेट क्या होता है। एक आदमी एक रेगिस्तान में पथराव का शिकार होता है,
और उसको इतने पत्थर मारे जाते हैं, जबकि वो एक अच्छा पैगाम लेकर आया है जिसमें आपकी नस्लें बेहतर हो जाएंगी और आपकी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। और वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुँचते हैं और आप पे पथरा हो जाता है और फरिश्ता आता है और वो कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हुक्म करें, मैं इनको पहाड़ के अंदर ऐसे दबा दूंगा, मैं इनकी आबादी ख़त्म हो जाएगी। अब माइंडसेट की बात चेक करें आप, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये जानते ही नहीं, आप दुआ करें इनके लिए, ये समझ जाएंगे, इनके बच्चे समझ जाएंगे। ये है माइंडसेट हमारे और आपके जैसा, और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हमें मिसाल दिखा दी गई ना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो ये फरिश्ते की भी आने का इंतज़ार नहीं था उनको। सही बात। वो तो सिर्फ रब को देखते और कहते, या अल्लाह ये पत्थर एक भी मेरे तक नहीं पहुंचेगा, है सही। तो उस पत्थर की मजाल नहीं थी, बिल्कुल, है ना, कि वो आपके जिस्म को आके टकरा जाता, ये मुमकिन नहीं था कायनात में। लेकिन उन्होंने ये होने दिया क्योंकि ये मिसाल दिखानी थी आपको कि जी आपको दुश्वारियां पेश आएंगी, बट यू हैव टू रिमेन इन द राइट स्पेस, इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, ताकि आप अपना इवेंचुअल मकसद अचीव कर सकें। और उनका मकसद था पैगाम फैलाना, सब्र का, सलामती का, मोहब्बत का, और ये पैगाम आज फैल गया ना। ये मिसालें दे रहे हैं हम आज। अगर वो कहते कि जी मैंने यूं करके जादू की छड़ी घुमाई और सारे मुसलमान हो गए, तो आप वाकई सुनाते? नहीं, आपने कुछ सीखा उससे? नहीं सीखा। आपने कहा भाई एक जादू हुआ और उसके बाद हम सारे ऐसे हो गए, बात ही खत्म। ऐसा ही है ना? बिल्कुल तो हमें हिदायत नहीं मिलती। सो व्हाट वी मस्ट लर्न फ्रॉम दीज थिंग्स इज कि आप राइट माइंडसेट में रहें। यही फ़र्क था, माइंडसेट का ही फ़र्क था, जो अरब का माना हुआ नामवर पढ़ा लिखा इंसान, 7 लोग कहा जाता है, और मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ लेकिन सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ, कि उन मशहूर लोगों में से जो तालीमी याफ्ता थे अरब में, उनमें एक का नाम हमें अबू जहल बताया जाता है। अबू जहल, कि ये सबसे पढ़ा लिखा होगा अरब में, लेकिन ये जाहिलों का बाप है। क्यों? क्योंकि उसने कहा मैं नहीं मान रहा, ये अच्छी तालीमात लाए, मैं मानूंगा ही नहीं। ये कह रहा है कि रब एक है, मैं नहीं मान रहा। ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है। नाइस। कि वो आपको भाई आदमी, तुझे ये पता है कि ये सच्चा आदमी है, ये झूठ नहीं बोलता, ये सादिक है, अमीन है, मतलब हर हवाले से ये मुकम्मल इंसान है, और तुम्हें ये पता है कि इसका साया ज़मीन पे नहीं पड़ता, और इसका मतलब सीना चाक करके इसमें से निकाल दिया गया था जो भी गलत था, और ये निशान है, और ये करिश्मे दिखा रहा है तुम्हें, ये दिखा रहा है कि बॉस आप मुझसे लड़ने आएंगे, मेरे पास फरिश्तों की फौज आ जाएगी पीछे से, आपको पता ही नहीं आप किससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप के वहमो गुमान में भी नहीं है। और वो कह रहा है मैं नहीं मान रहा, मुझे सब आता है, मैं होशियार हूँ, मुझे सब, तो आप समझ रहे हैं, मुझे सब आता है, मुझे सब आता। अक्ल कुल था वो, उसको लगता था उसको सब आता है, ये आदमी मुझे कुछ सिखा नहीं सकता। ये जो अना है, दिस इज व्हाट डज नॉट अलाउ अस टू ग्रो एंड लर्न। और जितने लोग थे जो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होते चले गए, वो अनापरस्त नहीं थे, उन्होंने कहा यार कुछ नया है, सीखूंगा, ये कह रहे हैं कुछ अच्छी बात है, मैं सुनना चाहूँगा। तो किसी ने तिलावत सुनी और अपनी बहन के घर में वो घुसा, और उस शख्स ने तहस नहस कर दिया वो घर, और फिर कहा भाई एक मिनट रुक तो जाओ, सुन तो लो कि क्या पढ़ा जा रहा है। जब सुन लिया तो उन्होंने कहा बस ये बिल्कुल ठीक है। तो उनको फिर बशारत हो गई कि आप 10 लोगों में से हैं जो आप जाएंगे जन्नत में, है ना? ऐसा ही। ये बड़े हमारे सामने के एक डॉक्यूमेंटेड वाक़यात है, और इसमें कोई डिवाइड भी नहीं है। बिल्कुल। सो सर अक्ल कुल जो है ना, यार मुझे कौन कुछ सिखाएगा, ये रेसिपी फॉर डिज़ास्टर है। अच्छा, तो जैसे अभी आपने माइंडसेट की बात की, अभी हमारे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने मिड लाइफ क्राइसिस में हैं, जिसे कहते हैं अपने करियर में कहीं फंसे हुए हैं, दे वांट टू रीइन्वेंट। वो अपना माइंडसेट, एक तो क्या माइंडसेट उनको अपनाना चाहिए, और ये माइंडसेट शिफ्ट कैसे करते हैं? ओके, सो देखिए, कोई भी चीज़ को ना कहना आसान है, बट देयर हैज़ टू बी अ टूल, कोई तरीका होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपसे मैं कहूँ कि जी ये पैंट मैंने बंद करनी है, तो कोई टूल होगा मेरे पास, चाहे वो इज़ारबंद होगा, चाहे वो कोई डोरी होगी, चाहे वो कोई बेल्ट होगी या इलास्टिक होगी, कोई एक टूल होगा। इसी तरह से मुख्तलिफ टूल्स हैं जो कि आपको सही माइंडसेट पर लेकर आते हैं। सो फॉर एग्जांपल, हम ये कहते हैं कि जी ये एक लाइन है, ओके, ये हमारा इक्विलिब्रियम है, यानी कि ये 0-0 लाइन है। ओके, इसके नीचे जो है ये है, हम एक चीज़ को मान लेते हैं, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव इज़ यू हैव अ विक्टिम माइंडसेट। अच्छा, विक्टिम माइंडसेट का एक चैलेंज है, और वो चैलेंज ये है कि आप किसी और को इल्ज़ाम देते हैं
किसी भी इवेंट के लिए। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं एज पाकिस्तानीज, हम कहते हैं यार पता है हमारा ना मुल्क में ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल। पता है हमारे यहाँ ना बिजली नहीं आती, हमारे यहाँ इंटरनेट ठीक नहीं, वरना मैं ऐसा ऐप बनाता कि दुनिया की इकोसिस्टम चेंज कर देता। ऐसे ही है ना कि यार काश कि मेरे पास ये वाली चीज़ होती तो मैं ये कर लेता। इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड पे ना होता है हीरो माइंडसेट। हीरो ये बहाने नहीं बनाता। ओके। आपने जिस लम्हे इस बात का यकीन कर लिया कि मैं विक्टिम हूँ, और ये मैं बताऊंगा कैसे आप यकीन करते हैं। आपको ये प्रॉब्लम है आपकी, अगर आपने प्रॉब्लम पे फोकस करना शुरू किया ना तो आप जहाँ देखेंगे आपको प्रॉब्लम ही दिखेगी। दिस इज़ रॉन्ग। आप जब प्रॉब्लम के बजाय आप कहते हैं ये प्रॉब्लम है, मुझे पता है, नहीं डिस्कस करते प्रॉब्लम, सोल्यूशन बताओ, तो प्रॉब्लम के इर्द गिर्द आपको सोल्यूशंस मिलना शुरू होते हैं। सो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। किसी ने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि बिजली नहीं आती, तो एक आदमी था विक्टिम और उस इंसान ने कहा अब यार बिजली नहीं आती वरना मैं तो भाईजान चांद पहुंच जाता। दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने बोला हीरो, अच्छा बिजली नहीं आती, सोल्यूशन क्या है, सोलर पैनल लगाऊंगा। नाइस। उसने सोलर पैनल्स इंपोर्ट करने शुरू किए और बेचने शुरू कर दिए। आज वो आदमी इन सारे विक्टिम्स के मसलों को हल कर रहा है। अग्रीड? एग्री। ये माइंडसेट का मसला फर्क था। ओके। किसी और ने ये सोचा 250 साल या 150 साल पहले, यार घोड़ा गाड़ी को खींच तो रहा था, सब अच्छा था, क्यों ये चुल हुई किसी को कि भाई मोटराइज करूंगा मैं इसको। चल तो रहा था, हजारों साल से घोड़े दौड़ रहे थे, फर्स्ट क्लास चल रहा था यार। है ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है ना। फिर किसी ने कहा ओ इस तेल को आग लगाता हूँ, उसे बुक करके कुछ हवा निकलती, इसमें से कुछ चलाऊंगा, मैं इंजन बनाऊंगा, कोई चीज़ बनाऊंगा। और मर्सिडीज डेमलर ने एक गाड़ी बना भी दी, फिर वो नाकाम भी हो गया, फिर उसकी बेगम लेके निकल गई गाड़ी, वो शोहरत मिल गई उसको कि बॉस ये तो खातून लेके चली गई इतनी दूर अकेले बगैर घोड़े के, ये कैसे हो सकता है। आज हम घोड़ा गाड़ी में फिर रहे हैं नहीं, ये क्योंकि किसी ने ना हीरो माइंडसेट रखा। ऐसे हर तरह के प्रॉब्लम्स हम बिलो द लाइन रखते हैं और हम सिखाते हैं कि आप अबव द लाइन कैसे जाएंगे। मैं अब आपको बताता हूँ छोटी सी एक मिसाल। आपका जहन जो है ना वो सच और झूठ का फ़र्क नहीं जानता। ऐसा कैसे? मज़े की बात से कह रहे हैं आप, सच और झूठ तो हम जानते हैं, नहीं जानते। फैक्ट वर्सेस फॉल्स नहीं जानता वो। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे अभी बोलना शुरू करूँ कि यार इमेजिन करें कि इस वक्त आपके सामने गर्मा गर्म वो वाला खाना पड़ा हो जो आपका फेवरेट हो, वही इसकी खुशबू सूंघें, इसकी गर्माइश चेहरे पे महसूस करें, ये आ रहा है मुंह में पानी। क्यों? आपके जहन को नहीं पता कि नहीं है कुछ सामने। सही बात है। लेकिन उसने क्या किया, इमेजिन करने लगा, उसने वो रिस्पॉन्स दिया आपकी बॉडी को कि जैसे खाना सामने है, क्योंकि उसने इस बात को सच मान लिया जो मैं कह रहा हूँ, जो वो सुन रहा है। उसने कहा यही सच है, तो थूक का वक्त हुआ चाहता है। इंफॉर्मेशन उसने ली एंड ही स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग दिस रिजल्ट्स। इवन दो आपको कॉन्शियसली पता है कि खाना नहीं है सामने, आप इस आईपैड को नहीं चबा सकते। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो एग्जैक्टली वैसे ही हम कहते हैं ना कि आपकी रियलिटी आप डिफाइन करते हैं। दिस इज द फैक्ट कि सरकार आपकी रियलिटी ये है जो आप अपने जहन को बताते हैं। इस वक्त इस लम्हे में आपकी रियलिटी थी कि आपके सामने खाना पड़ा हुआ है, वही जो सबसे लजीज लगता है आपको, उसकी गरमाइश महसूस की आपने, खुशबू महसूस की आपने, और आपके काबू में ही नहीं था कि आपके लुआब आ जाता। तो ये तो मतलब बड़ा, अगर मैं देखूं हमारी सोसाइटी के हिसाब से, हमारे तो घर में ही इतना क्रिटिसिज्म होता है बच्चों पे कि ये कुछ करने के काबिल नहीं है। व्हाट द चैलेंज इज। सबसे बड़ा चैलेंज यही है, तुम तो गधे हो। तो हम तो ये सोच के ही बड़े हुए कि हम निकम्मे तो आप समझ रहे हैं, तुम तो गधे हो, तुम तो हो ही गधे, तुमसे कुछ होगा ही नहीं। ये बच्चा कैसे यकीन कर ले कि ये दुनिया बदल देगा। इस बच्चे को तो ये समझ में आ गया कि भाई मैं और मेरे साथ के सारे लोग सब गधे हैं, तो वो गधा ही बनेगा ना। और वैसे ही रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है उसका दिमाग। उसका दिमाग रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट कर रहा, इस बात को वायर कर रहा है वो। सो व्हाट हैपन्स इज कि दिमाग ना आपका जो ब्रेन है वो तारों का एक गुच्छा है, बस बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा तारों का गुच्छा है जैसे आपने वो देखा स्टील वूल जो जिससे आप बर्तन साफ करते हैं, जी 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 जी, तार आपस में कनेक्टेड होते हैं। ऐसा ही है। एग्जैक्टली यही होता है। सो मैकेनिज्म ये है कि जब आप एक कोई चीज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि मैं अगर कोई बॉल ऐसे करके पास करता तो आप बगैर देखे पकड़ लेते ना। जी जी। क्यों? सो जब आपने पहली दफ़ा बॉल कैच की
तो हो सकता है वो यहाँ आके लगी हो, कभी हाथ पे लगी हो, कहीं गिर गई हो, ये सब हुआ। ऐसा ही। लेकिन जब पहली दफ़ा आपने फच करके पकड़ ली तो 2 तार आपस में मिले। ये एक्चुअली फिजिकली वायर होता है दिमाग ऐसे, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो 2 तार मिले, अब ये वीक कनेक्शन है। फिर आपने प्रैक्टिस करनी शुरू की, बॉल पकड़ी, फिर उनको बॉल दी, फिर उसने बॉल दी, फिर उसको बॉल दी, फिर वापस ली। अब ये 1 के बजाय 2 हुए, 4 हुए, ऐसे करके ना आहिस्ता आहिस्ता तारों का गुच्छा मजबूत होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि अब ये हैबिट और ये बिहेवियर बन रहा था। ओके। दिस इज द क्रिएशन, द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्रिएशन ऑफ हैबिट एंड बिहेवियर, बेसिक। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एग्जैक्टली, क्योंकि फिर सोचना थोड़ी, अब गाड़ी चलाते हुए सोचते हैं आप। हाँ, नहीं। शुरू में कैसा था, वो क्लच किधर गया, वो ये तो क्या, वो क्या रहा है भाई, घड़च बंद है ना। अब सोचना नहीं पड़ता। अब नहीं सोचना पड़ता। जब आप पहली दफ़ा किसी घर जाते हैं तो आप कहते हैं अच्छा चील से लेफ्ट मुड़ना था, फिर वो पर्पल लाइट थी, वहाँ से राइट था, ये था। जब 28वीं दफ़ा जाते हैं तो क्या होता है? हाँ, आंखें बंद करके पहुंच जाते हैं। क्यों? और अब आपको चील भी नहीं दिख रही, हाँ, सही आपको बात। पर्पल लाइट भी नहीं दिख रही, आप शिप 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 करके पहुंच जाते हैं। क्योंकि ये तारों का गुच्छा अब आहिस्ता आहिस्ता होता क्या है, बिहेवियर और हैबिट कैसे बन रही है। 1 तार, 2 तार, 10 तार, 50 तार, ऐसे करके एक मोटा वायर बन गया। और इसमें से क्योंकि ये तार है ना तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो दिमाग एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का गुच्छा और तारों का गुच्छा है। तो इलेक्ट्रिसिटी पानी की तरह प्रॉपर्टी रखती है कि वो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस लेता है। ओके। लीस्ट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जितना मोटा पाइप होगा पानी उसमें से बहने की कोशिश करेगा, पतले पाइप में नहीं घुसेगा पानी। वैसे ही जितना मोटा तार होगा बिजली वहां से पाथवे लेगी। ओके, ठीक है, सही समझ गया। अब क्योंकि आपने इतनी दफ़ा प्रैक्टिस कर लिया है तो इस प्रैक्टिस का तार ज़्यादा मजबूत और मोटा है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है इसका, तो बिजली ऑटोमेटिकली यहीं से फ्लो करने की कोशिश करेगी। एग्जैक्टली वैसे जैसे अभी आपको यकीन था कि खाना नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने सुना, आपके दिमाग ने कहा बिजली दौड़ जा, और उसके काबू में नहीं था कि वो मोटे तार से ही बहती और मुंह में पानी क्रिएट कर देती। अब इसको आप वापस लेकर आए प्रैक्टिकल लाइफ में। आज अगर आप उन 6 पॉजिटिव लोगों को अपने गिर्द जमा कर लें, जो प्रोग्रेसिव भी हैं, जो ग्रो भी कर रहे हैं, जो माइंडसेट भी अच्छा रखते हैं, तो क्या होगा? आप ग्रो करना शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली वैसे हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। बट अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप जो फीड कर रहे हैं दिमाग को वो तो ठीक कर सकते हैं। ऐसा ही है। जो आप फीड कर रहे हैं ना वो यहाँ से आ रहा है। वो कहते हैं ना ज़बान में बड़ी ताकत होती है, तासीर होती है। तासीर होती ये है। बात सही है। सो तासीर इस तरह से होती है कि आप जो रियलिटी बताएंगे, मिसाल के तौर पे अगर आज आप इस बात को यकीन कर लें और ये बोलना शुरू कर दें, आप तो आईटी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं ना, सो दिस इज़ अ फ्लरिशिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। एग्जैक्टली। है ना। तो जो आपकी इंडस्ट्री के लोग होते हैं वो कहते हैं यार पाकिस्तान से अच्छा गोल्ड माइन नहीं है बॉस, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सोने की कान, हम हीरे की कान पे बैठे हैं। ऐसा ही है ना। आपकी इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है ना। एग्जैक्टली, द माइंडसेट इज़ देयर, एंड देन फिर आप और मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करते हैं और मज़ीद ढूंढते हैं उसको और ग्रो करते हैं। सो व्हाट, बिकॉज यू सी द अपॉर्चुनिटी। यू सी द अपॉर्चुनिटी रादर देन यू सी द प्रॉब्लम। क्यों नहीं आप ये सोच रहे हो अब यार बिजली तो है ही नहीं, कहाँ से आईटी वाईटी का काम होगा, पार्टनर पानी तो है ही नहीं, आईटी वाईटी का काम क्या कद्दू होता है इस मुल्क में यार। सही बात है। अगर आप ये सोचना शुरू कर दें, एक ऐप बना सकते हैं आप। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। है ना, क्योंकि आपने फोकस ही नहीं किया उधर। सो जो लड़के हैं जिनके अभी हम ऑफ कैमरा बात पूरी कर रहे हैं, दुनिया की ऐप्स यहीं से बना के भेज रहे हैं उन्हें। ऐसा ही है ना, ऐसा ही पूरी दुनिया की ऐप्स यहाँ से बन के जा रही हैं। ऐसा ही है। हैं, बिल्कुल। वो कह रहे हैं हमने सिर्फ एक आइडिया सोचा है बॉस, यू मेक इट हैपन। यू मेक इट हैपन। है, हमें नहीं पता ग्रीन शर्ट कैसे बनेगी, ख्वाब आया है, इल्हाम हुआ है ग्रीन शर्ट बनेगी। दे हैव द विजन। दे हैव द विजन। तो अगर आज हम ये विजन क्रिएट करना शुरू कर दें, आज हम इस इंडस्ट्री को ही लर्निंग्स को लेकर रेप्लिकेट कर लें, तो क्या होगा। सो अगेन देखें, वो हम कहते हैं ना एक आदमी से कुछ नहीं होता। सर पूरी तारीख में एक ही आदमी से तो कुछ हुआ है, क्योंकि उस आदमी का माइंडसेट ठीक था। ट्रू। चाहे वो कायदे आज़म थे, चाहे वो कोई और लीडर था, चाहे वो कोई पैगंबर था, उस आदमी का माइंडसेट ठीक था ना, तो उसने तब्दीली ले आई और कायनात की तारीख बदल दी। और जब हमारा माइंडसेट ठीक नहीं होता और हम बिलो द लाइन विक्टिम बन के रहते हैं, हम ब्लेम करते हैं, हम कहते हैं अज़हर की गलती, मेरे साथ सियासत हो रही है। ऐसा ही है। यार आपके साथ सियासत हो रही है, अज़हर के पास इतना फ्री टाइम क्यों है भाई आपके साथ सियासत करने का।
है, और अगर हो रही है तो आप चेक करें ना कि इसमें मैं क्या सीख सकता हूँ, मैं क्या डिफरेंटली करूँ. सो वी टीच यू, और कोचेज टीच यू टू आस्क द राइट क्वेश्चंस विद द राइट माइंडसेट. सो आप जो है जब ये कहते हैं कि यार बचपन में मेरे साथ ज्यादती हो गई, क्या हुआ भाई, मैं आपको अपनी एक्चुअल मिसाल देता हूँ जो मेरे साथ हुआ है. सर मैं ना 13 साल का था, 12 साल का था, जब से मेरे वालिद की गारमेंट फैक्ट्रीज होती थी, तो वो मुझे लेके जाया करते थे. नफरत आती थी मुझे. 12 साल का बच्चा, मशीनों का शोर, फलाना ढिमकना, गर्मी सर्दी, अजीब. कहाँ चला गया मैं इधर, मैं तो खेलने कूदने का मामला था. फिर ऐसा हुआ कि 2-4 साल तक मैं जाता रहा इधर उधर अगड़े मगड़े, कहीं पे जाके छुप जाता था, खेलता था, कूदता था, टाइम पास ऐसे ही जाया करता था. 17 साल का हुआ तो आदत हो गई. MBBS की छुट्टी, फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में गया, तो मेरे वालिद ने यूं करके मुझे चाबियां पकड़ाई फैक्ट्री की और बोला मैं जा रहा हूँ छुट्टी पे. तो मैंने कहा छुट्टी पे जा रहा हूँ मतलब? कहने तुम चलाओगे? मैंने कहा मैं कैसे चला दूंगा? कहने बेटा तुम्हारी फैक्ट्री है, या तो तुम चलाओगे या तुम डुबाओगे, जो भी है तुम्हारा, इट्स ओके, कोई परेशानी की बात थोड़ी इसमें, अगर डूब भी जाए तो तुमने किया. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. दादा साहब 17 साल का था मैं, दाढ़ी मूछ नहीं होती 17 साल के बच्चे की ना, तो मेरी तो टांगे वांगे काम गई. मैंने कहा या अल्लाह क्या हो गया, मैं तो छुट्टी मनाने आया था. खुदा की कसम, मुझ जैसा अल्हड़ लड़का जो दोपहर 1 बजे से पहले अंगड़ाई ना ले, जागना दूर की बात, सुबह 7 बजे आंख खुली होती थी डर के मारे कि बॉस कोई चीज़ हो तो नहीं रही जो मैंने ठीक करनी है, क्योंकि आप पूरी फैक्ट्री मेरे हवाले करके चले गए हैं. अच्छा भाई ये हो गया, महीना सवा महीना ये हुआ. इस दौरान इन दिस पैच ऑफ माई लाइफ मैंने ये पूरा, अगर 4-5 साल का मैं वो करूँ तो मैंने चाय भी पिलाई है फैक्ट्री में, किचन में भी काम किया है, लोडिंग अनलोडिंग भी की है, लॉन्ड्री की गाड़ी भी चलाई है, और ऐसे मुख्तलिफ रोल्स जो हैं वो मेरे वालिद ने मुझे एक्सपीरियंस करवाए. मुझे उस वक्त ये लगता था कि इनको ना मेरी खुशी से नफरत है कि यार मैं जैसे ही फ्री टाइम होता ये कहते हैं फैक्ट्री में घुस जाओ, क्या बकवास है ये. उस वक्त का माइंडसेट ये था, क्योंकि मैं बच्चा था. जब थोड़े से समझदारी का टाइम आया तो आज ना मैं शुक्र अदा करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ अपने वालिद का कि उन्होंने मुझे उस उम्र से ना ट्रेन कर दिया, तो मुझे सिखाया. और मुझे ये नहीं सीखना था कि सिलाई मशीन कैसे चलती है, मुझे सीखना था कि लोगों से इंटरैक्ट कैसे करते हैं, मुझे सीखना है ना. एग्जैक्टली. इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल हो नहीं सकती थी, नहीं हो सकती बिल्कुल, और इससे बेहतर ट्रेनिंग नहीं हो सकती थी सही एज से. तो ये मुझे थोड़ी दिख रहा था. लेकिन फिर ये माइंडसेट का जब शिफ्ट आया तो मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे एक ज़हीन बाप दिया जिसने मुझे ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करवा दी. एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आज भी हमारे आपके कई ऐसे दोस्त होंगे जो एग्जैक्टली इसी टाइप के वाक़यात को कहते होंगे, मेरे अब्बा तो आदमी है, उन्होंने मेरे बचपन में बहुत बहुत तबाहियाँ मचाई हैं भाई, बेल्टों से मारा है. सही बात. इसलिए थोड़ी मारा है कि अब्बू नशे करके आ रहे थे और बेल्टों से मार रहे थे, इसलिए क्योंकि तुम गलत कर रहे थे कुछ. सही है. और वो तुम्हारी बेहतरी चाह रहे थे, तो वो उस वक्त की सख्ती तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा थी. ऐसे ही. अब आप इसको नफरत के ज़ुमरे में भी ले सकते हैं और आप इसको मोहब्बत के ज़ुमरे में भी ले सकते हैं कि मैंने इससे क्या सीखा. फ़र्क सिर्फ इतना है कि या तो आपने ज़िंदगी की इम्पोर्टेंट स्किल सीखी या आपने उस शख्स से नफ़रत करना सीखा जो आपको एक इम्पोर्टेंट स्किल सिखाना चाह रहा था. अच्छा, अभी मेरा इसमें एक सवाल वो ये है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है जैसे, और होता भी है कि एक इनर टैलेंट होता है जिसे आप कह लें गॉड गिफ्टेड. सही है कि यार ये पैदा ही हुआ था इस स्किल के साथ. और अभी हम जो पढ़ रहे हैं कि वी कैन रीवायर ब्रेन बाय कीप प्रैक्टिसिंग अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग. बिल्कुल. फॉर सो लॉन्ग कि यू बिकम एन एक्सपर्ट ऑफ दैट स्किल. तो अब जैसे सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि यार इनर टैलेंट था उसमें. सही है, वो बचपन से ही ऐसा खेलता. तो क्या एक बंदा जो एक एवरेज क्रिकेटर हो, या बिल्कुल ही जैसे मैं बहुत ही बुरा क्रिकेटर था, तो क्या मैं क्रिकेट खेल खेल के बैटिंग कर करके मैं तेंदुलकर के लेवल तक पहुंच सकता था? ओके, गुड, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. देखें, तेंदुलकर को हेड स्टार्ट मिला होगा, शुएब अख्तर को शायद हेड स्टार्ट मिला होगा, या वसीम अकरम को हेड स्टार्ट मिला होगा. अग्रीड. और हमें ये देखना होगा कि क्या ये इनर टैलेंट आपका है भी कि नहीं है. सो लाइक वी वर सेइंग कि आप कौन है. अभी आप शुएब अख्तर से बोलेंगे बॉस तुम कंप्यूटर पे एक ऐप बना सकते हो, तो वो बोलेगा हैं, ऐसे ही सीख के वो कुछ कर लेगा, लेकिन यू ऑलरेडी हैव अ हेड स्टार्ट. एग्जैक्टली. है ना, वो कोडिंग सीखेगा या जो भी तरीक़ेकार होते हैं वो सीखेगा, फिर पकड़ेगा आपको. सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज हु आर वी एंड व्हाट डायरेक्शन शुड वी बी टेकिंग. तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ इस पर कि देखें, अगेन हम ये रिवायर कर सकते हैं.
ठीक हो गया। लेकिन उस रीवायरिंग के लिए कुछ बेसिक रॉ मटेरियल भी तो मौजूद होगा ना। अच्छा, फिर उस बेसिक रॉ मटेरियल को ग्रूम करने के लिए कोई एक टूल भी मौजूद होगा। अगर तो हम ये दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो यू विल रीच योर पोटेंशियल, नॉट तेंदुलकर्स पोटेंशियल, ओके, बट यू विल रीच योर बेस्ट पोटेंशियल। एवरीवन इज क्रिएटेड डिफरेंटली विद अ डिफरेंट गिफ्ट। किसी को आवाज़ देता है रब, किसी को लुकनत देता है लेकिन उसकी तासीर अलग होती है। तो हज़रत मूसा बोल नहीं तुतलाते थे क्योंकि ज़बान जल गई थी, लेकिन उनकी बात में कितनी तासीर थी कि इस दुनिया का, कायनात का सबसे बदतरीन इंसान फ़िरौन जो था, जिसके पास ये मौका था कि निहत्ता आया भाई आज मैं पकड़ लेता हूँ इसको। जब पहली दफ़ा हज़रत मूसा असा लेकर गए बिल्कुल, तो फ़िरौन को तो नहीं पता था ना असा है, अल्लाह है, ये चीज़ें हैं। उसको तो लग रहा था अभी पकड़ लूँगा मैं इसको। बिल्कुल। लेकिन उस तुतलाहट में भी कोई ऐसी तासीर ज़रूर थी और कॉन्फिडेंस था कि फ़िरौन ने कहा आज नहीं मार रहा मैं। कुछ तो दिमाग में डाला उसके कि यार ये कैसी जुर्रत है एक इंसान की कि मैं लाखों करोड़ों मार चुका और ये मेरे ही महल में आके मुझे ही कह रहा है भाई तुम नहीं हो, तुम ईजी हो जाओ, तुम मानो कि रब एक है और तुम वो नहीं हो। मैसेज इतना स्ट्रांग था। इट्स गॉट टू डू विद रीचिंग योर पोटेंशियल। आपका अपना बेस्ट क्या है। सो देखें, हम ये कहते हैं कि आज जो है वो बास्केटबॉल अमेरिकन्स या जो ब्लैक अमेरिकन्स हैं वो ज़्यादा अच्छा खेलते हैं क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप अच्छा है, तो वो लंबे भी हमसे ज़्यादा होते हैं, ऐसा ही, एथलेटिक भी ज़्यादा होते हैं, फॉर ऑल द रीजंस। जी जी। मैं और आप शायद वो बास्केटबॉल नहीं खेलते क्योंकि हमारे पास जेनेटिक मेकअप वो वाला नहीं है, वो नहीं है। लेकिन हमारे पास जेनेटिक मेकअप किसी और चीज़ का ज़रूर है। वो हमारी तरह कोडिंग, प्रोग्रामिंग और मेडिसिन नहीं करते, ऐसा ही है। ये हमें आता है। हमें क्रिकेट ज़रूर खेलनी आती है, हमें हॉकी आती थी, हम भूल गए अनफॉर्चुनेटली। सही है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ माय गिफ्ट। सो नाउ वो जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था ना कि जी एक टूल होता है जिसमें हम देखते हैं कि जी देखिए, हमने ना हमेशा से वेन डायग्राम देखे होते हैं कि जी ये एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, और जहाँ पे ये ओवरलैप कर रहा है ये आपका ज़ीरो इन है। दिस इज़ द ओवरलैप और दिस इज़ द मोस्ट कॉमन denominator in the entire equation. But we have to understand that there are different skills that everyone has. How do you understand कि मेरे लिए क्या है? बिल्कुल। So this is the tool, decision making एक tool है ये। इसको कार्टेशियन लॉजिक कहते हैं हम। फाइनेंशियली 1 साल में क्या होगा if I become an engineer? फाइनेंशियली 5 साल में क्या होगा if I become an engineer? एंड फाइनेंशियली 10 साल, 20 साल, 25 साल में क्या होगा if I become an engineer? सिमिलरली पर्सनल में क्या होगा, सिमिलरली ग्रोथ में क्या होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक हो गया। फिर आप डालेंगे एग्जैक्टली यही चीज़ें इधर। व्हाट विल हैपन इफ आई डोंट बिकम एन इंजीनियर? ओके, क्या होगा अगर मैं इंजीनियर नहीं बना? अगेन फाइनेंशियली क्या होगा, पर्सनल में क्या होगा, एंड ग्रोथ में क्या होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें आप हर तरह का फैक्टर ऑफ लाइफ डाल सकते हैं। अब इधर है, यहाँ पे दिस इज़ वेयर इट स्टार्ट्स टू बिकम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और ये लिख के करना होता है आपको। ओके, ये पेपर में लिख के करेंगे। सही है। What will not happen if I become an engineer? क्या नहीं हो रहा मेरी लाइफ में 1 साल में, 5 साल में? क्या मेरे पास वो पैसे होंगे? क्या मेरे पास वो वर्क लाइफ बैलेंस होगा? क्या मेरे पास टाइम होगा? क्या मेरे पास जो है वो फैमिली हो पाएगी? क्या मेरे पास घर वालों का इफेक्ट होगा? क्या मेरे पास इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, नहीं होगी? मेंटल ग्रोथ होगी, नहीं होगी? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जब आप ये सारा डेटा निकाल लेते हैं, यू डू नॉट मेक जस्ट अ डिसीजन बेस्ड ऑन स्कोप है इस काम में। ये मैं 4 घंटे में कर लेता तो मेरे 15 साल पिछले ज़ाया नहीं होते। ट्रू। और मैं अपने आप को जान जाता कुछ बेहतर, क्योंकि आप जब 18 साल, 16 साल, 17 साल के हैं तो आपको पता ही नहीं कि मैं खुद कौन हूँ। तो मेरा तो अभी किबला ही सीधा नहीं है ना। तो जब मेरा सिमत ही सही नहीं तो मुझे पता नहीं मैं किस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा हूँ। ऑलरेडी बगैर जाने में मैंने ये फैसला कर लिया कि क्योंकि जुनैद भाई जो है वो इसमें अच्छे पैसे कमाते हैं तो अब्बू ने कहा मैं अभी जुनैद के साथ लग जाता हूँ। ऐसा ही है। ये नहीं करना आपने। जब ये 4-5 घंटे के अंदर आप ये सारा इन्फॉर्मेशन और डेटा बना लेंगे तो आपको पता होगा कि आप खुद कौन हैं, आप चाहते क्या है लाइफ से, और आपके लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना आसान होगा, रादर देन कि आप इस बात पे रिलाई करें कि यार मेरा ख्याल है आईटी का बड़ा स्कोप है, इसमें घुसना चाहिए मुझे, और उसकी मैथ से ठीक नहीं है।
जस्ट बिकॉज कि आज लोग उसमें पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, आज लोग उसमें नहीं यार, आज लोग दूध वाला भी पैसे कमाते हैं। ऐसा ही अक्सर जब भी हम किसी से बात करते हैं, किसी कोच से, या आजकल बहुत ज़्यादा आपने भी सुना होगा कि यार जिस काम में तुम्हारा इंटरेस्ट है ना, हाँ। वो करो। तो कैसे पता उसको इंटरेस्ट का? अभी मेरा अगला सवाल, आपने पूरे उस वक्त अभी पूरी टॉपिक में, मतलब पूरे हमारे डिस्कशन में आपने इंटरेस्ट का वर्ड यूज़ नहीं किया, आपने एप्टीट्यूड का वर्ड यूज़ किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो कि इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, एंड व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट यस। टू परस्यू अ करियर? हाँ, ओके। देखें, बच्चे हैं लोगों के, मैं भी बच्चा था, आप भी बच्चे थे। किस चीज़ में इंटरेस्ट था हमारा? वहाँ तो खेलते रहें, किसी बस गेम, वीडियो गेम खेल रहे हैं। किसी 16-17 साल के बच्चे का कोई दूसरा जवाब होता है? नहीं। बेटा क्या इंटरेस्ट है? डॉक्टर बनूंगा। नहीं, ये सब छोड़ो, मज़ा क्या आता करने में? पढ़ा रहता हूँ मैं, हाँ, गेम खेलता हूँ, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हूँ, दोस्तों में मज़ा आता है, दोस्तों से बातें करता हूँ, यही टाइम पास करता हूँ, ऐसे गप्पे ही। लगाता हूँ। तीसरा चौथा जवाब नहीं है हमारे नहीं पास। है, ऐसा ही। तो ये है इंटरेस्ट। आप पूछें इंटरेस्ट, तो यू सी, यू कांट आस्क द रॉन्ग क्वेश्चन एंड एक्सपेक्ट अ राइट आंसर। ओके। तो जब आपने सवाल ही गलत पूछा है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आज मुझसे कोई पूछे कि यार आपका इंटरेस्ट क्या है, आपसे कोई पूछे आपका इंटरेस्ट क्या है, तो हमारा मेरा पर्सनल जवाब ये होगा, यार मेरा इंटरेस्ट तो ये है बॉस कि मैं सुबह उठूँ, अच्छा सा नाश्ता करूँ, वर्कआउट करूँ, ट्रैवल करूँ, घूमूँ फिरूँ, दुनिया देखूँ, अय्याशी करूँ, बेगम के साथ चिलिंग करूँ, ये है मेरा इंटरेस्ट। सही बात है। इसमें मेरा काम कहाँ है? नहीं, नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है सर इसमें, बिल्कुल। है ना? तो काउंटर इंट्यूटिव सवाल है ना ये, तो बेटा आपका इंटरेस्ट क्या है भाई? उसका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, किसी का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। अच्छा, आपका एप्टीट्यूड क्या है? ये एक सवाल है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप मैथ्स में अच्छे हैं? इंटरेस्ट छोड़ दें, आप इंजॉय करते नहीं करते? क्या आपको मैथ समझ में आती है? फिजिक्स समझ में आती है? तो पर्सनली मुझे ना फिजिक्स आज भी बहुत अच्छी लगती है, मैं पढ़ता हूँ। एग्जैक्टली। तो लेकिन आपने जब मुझसे पूछा यार आपका इंटरेस्ट क्या, तो मैं थोड़ी आपको बताऊंगा मेरा फिजिक्स का शौक है। मे बी वी कैन से बुक रीडिंग इज योर इंटरेस्ट, बट व्हाट टाइप ऑफ बुक्स यू लाइक टू रीड? कहानियां पढ़ने का शौक है। हाँ, टेक्स्ट बुक कोई नहीं पढ़ना चाहता। सही बात कोई है। 2 बच्चे होते हैं 200 में से जो कहते हैं हाँ हाँ हम इंजॉय करते हैं, वो मुझे वो 2 बच्चे मिलवा दिएगा क्योंकि मैं नहीं मिला। इसका भी मैं आपको एक हल बताता हूँ, इसका भी एक हल है। सो अगेन कमिंग बैक, देखिए नहीं होता ना किसमें इंटरेस्ट है, बस पढ़ रहा हूँ, चिल मारे यार, बस सही गुड हो गया। कि इन तीनों से पूछेंगे किसमें इंटरेस्ट है, बोलेंगे लड़कियों में इंटरेस्ट है। आप यही इंटरेस्ट निकलेंगे, किसी बच्ची से पूछेंगे बोलेंगे बच्चों में इंटरेस्ट। मतलब ये ऐसा ही बेसिक बात है। interest. सो अगेन यू सी, वी हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चन। एप्टीट्यूड क्या है? क्या आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं? क्या आप लॉजिस्टिक्स सॉल्वर हैं? तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं ना अरेंजर हूँ, अरेंजमेंट या मैनेजर हूँ मैं तबीयतन। हाउ आई अंडरस्टूड दिस, मेरी थोड़ी सी पीछे से जर्नी अगर हम लेकर आए तो वो एक दोस्त होता है जिसको सारे दोस्त असाइन कर देते हैं कि ये पिकनिक अरेंज करेगा। ऐसा ही है, ऐसा होता है हर ग्रुप में। और एक वो होता है कि बॉस इससे नहीं पूछना, ये तो फैसला ही नहीं कर सकता। ऐसा ही है। इस आदमी को सीईओ होना चाहिए जो फैसला नहीं कर सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको कोई असिस्टेंस चाहिए होगी। एग्जैक्टली, है ना? अच्छा, तो ये आदमी सीएफओ बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा सीएफओ हो सकता है, क्योंकि कंप्लायंस में ये हिलने नहीं देगा आपको। ये अपना फैसला नहीं करेगा, ये बोलेगा किताब में लिखा है ग्रीन तो ग्रीन, फुल स्टॉप। इससे अच्छा कंप्लायंस का एक्सपर्ट नहीं होगा। लेकिन वो एक दोस्त जो कह रहा है मैं अरेंज कर दूंगा, और मसले भी आएंगे। और जो आपने फॉर एग्जांपल वैन वाला अरेंज किया, उसकी जो है ना वो वैन में आज फ्यूल ख़त्म हो गया था, तो जब वो फ्यूल ख़त्म हुआ तो भी अरेंजमेंट उस फ्यूल का कोई उसी दोस्त ने किया है। या वो गाड़ियाँ अरेंज करा था, या वो खाने अरेंज करा था। तो ये वो आदमी है जो कि अरेंजर है, प्रोड्यूसर है। सो यू सी, आई एम अ प्रोड्यूसर। आप मुझे बोलें ये चैलेंज है, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू, आई विल मेक इट हैपन। कुछ लोग ये नहीं होते, कुछ लोग जो है वो विजन, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम व्हाट आई नो अबाउट यू, जी, सही है कि आपको विजन देना आता है, ये मशवरा है मेरा, ये कर लो। अगर आपको खुद करना हो तो दैट्स नॉट समथिंग यू एंजॉय एज मच। एग्जैक्टली, है ना? तो अगर हम इसकी ही एग्जैक्ट मिसाल ले लें, 2 स्टीव निकले 80s में, एक को विजन था, एक के पास एग्जीक्यूशन की डिटेल्स थी। स्टीव जॉब्स जो था उसके पास विजन था। स्टीव वॉजनियाक के पास एग्जीक्यूशनल डिटेल्स थी। नाइस। Jobs was a great visionary.
जिसको ये पता था कि बॉस मे बी पीपल विल मे नॉट लाइक मी, लेकिन मेरा विजन आज की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बना देगा। जिस आदमी ने ये विजन दे दिया कि म्यूज़िक को मैं, पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री को मैं एक फ़ोन के अंदर बंद कर दूंगा और iTunes और फलाना और पूरा इकोसिस्टम उसके विजन पे बना ना। एग्जैक्टली उसने खुद नहीं बनाया कुछ भी, खुद नहीं बनाया, उसने बताया ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज ये होनी चाहिए, यूज़र इंटरफेस ऐसा होना चाहिए। दैट इज़ हु यू आर। स्टीव वॉजनियाक एंड सिमिलर पीपल, ये वो लोग थे जो कह रहे थे पता नहीं क्या सोच रहा है भाई आदमी, लेकिन बनाओ क्या, बनाओ यार कुछ सोचो। सो एक आर्किटेक्ट होता है और एक इंजीनियर होता है। आर्किटेक्ट का काम होता है विजन लेकर आओ, कुछ नया सोचो, और इंजीनियर से आप बोले कुछ नया सोचो, बोले भाई मेरे मसले पहले ही बहुत हैं, आप बताएं आपको क्या चाहिए। आप बोले मुझे एक गोल सी दीवार में सुराख चाहिए। अच्छा अब ये सुराख काटने का तरीका निकालता हूँ मैं, आप समझ रहे, वो उसका हल निकालेगा। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। तो हम जब कहते हैं ना कि जी आपका एप्टीट्यूड क्या है, यही बात हो रही है। आपका एप्टीट्यूड could be a great mentor, teacher, advisor, consultant, CEO, visionary, product development या product development की जो experts होते हैं कि यार कोई आइडिया लेकर आओ ऐप का, कोई ऐसा ऐप जो अभी तक ना बनाओ, ऐसा आदमी चाहिए। नाइस। हो सकता है कोडर हो, आप उससे बोले तुम्हें तो सब बनाना आता है तो तुम खुद क्यों नहीं बनाते, बोले भाई उसका एप्टीट्यूड नहीं, उसका एप्टीट्यूड नहीं है ये वाला। कह रहा मैं इतना अच्छा एग्जीक्यूशन करके दूंगा, आई एम द बेस्ट। एग्जैक्टली। तो एक है नागोरी और वो कह रहा है कि जी 8,000 गायें हैं मेरे पास, और एक है जो एक भी गाय नहीं पालता लेकिन उस दूध को मार्केट करता है। एग्जैक्टली। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी हो सकती है और ये मार्केटिंग कंपनीज होती हैं क्योंकि उनके पास ये विजन होता है ब्रांड कैसे बनाना है। सो अगर हर आदमी का एक रोल है, हर आदमी का एक एप्टीट्यूड है। तो इंटरेस्ट कुछ नहीं होता बॉस, एप्टीट्यूड ये पता करना होगा आपको, एंड दैट इज़ वेयर यू नीड अ प्रोफेशनल टू टेल यू विद टूल्स लाइक दीज कि इसका एप्टीट्यूड है क्या, ये निकालते हैं ना इसमें से। सो यू मस्ट लर्न टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त मिथ ब्रेक किया। हमने यही सोचते रहे कि यार इंटरेस्ट जो है उस पर काम करना है, एप्टीट्यूड तक तो हम पहुँचे ही नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। अब आप हमारे लिए एक छोटा सा फेवर करें so we can continue having and sharing this amazing conversations with you. सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए आगे भी वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहें। फिर कमेंट करके बताएं कि आपको इस एपिसोड का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। योर फीडबैक ट्रूली हेल्प अस इम्प्रूव। और लास्टली हमें अगले गेस्ट का सजेशन ज़रूर दें कि आप किस गेस्ट को बुलाना चाहते हैं जिनसे हम बात करें। और हाँ, वीडियो को कम से कम 1 या 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, शायद ये पॉडकास्ट उनकी जर्नी में उनकी मदद कर सके। Thank you. We'll see you next time. Until then, fly high.